साल 2018 ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसे याद रखा जा सकता था साउथ अफ्रीका की फेमस 3-1 विंस के लिए, या फिर एबी डिविलियर्स की लास्ट टेस्ट सीरीज। लेकिन आज अगर वे सीरीज लोगों को याद है तो उस सीरीज में नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज की वजह से, प्लेयर्स के घटिया बिहेवियर से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द सैंड पेपर गेट स्कैंडल। He's a cheat. I take full responsibility. I'm sorry and I'm absolutely devastated. 2018 के मार्च में ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका टूर शेड्यूल था और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक साल की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया 4-0 से एशेज जीता था, जहां इंग्लैंड को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही क्रिकेट पर डोमिनेट करता आया है। ऑस्ट्रेलियन टीम ने जनरेशन दर जनरेशन ऐसे प्लेयर्स पैदा किए हैं जो क्रिकेट पर रूल कर गए हो, और एक विनिंग माइंडसेट तो हमेशा से इस टीम का पार्ट रहा है। बट बिफोर 2018 ऐसा लग रहा था कि जो पास्ट में ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेंस रहा है वो अब खत्म होता जा रहा है। स्पेशली 2017 को तो ऑस्ट्रेलियन टीम भुला ही देना चाहेगी। ऑस्ट्रेलियन टीम को उन 2 सालों की परफॉर्मेंस इतनी खराब रही थी कि एसीबी के सीईओ जेम्स सदरलैंड का एक स्टेटमेंट देना पड़ा, जिसके बाद स्टीव स्मिथ ने रिवील किया कि उन्हें बोला गया था कि उन्हें हर हाल में जीतना है और उन्हें खेलने के नहीं बल्कि जीतने के पैसे दिए जाते हैं। जिसके बाद कई फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तो यही समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की यही विन एट ऑल कॉस्ट स्ट्रेटेजी थी जो रीजन बनी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बॉल टैंपरिंग स्कैंडल में इन्वॉल्वमेंट की। 2018 की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी हो गई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया रेडी था साउथ अफ्रीका को उसके होम ग्राउंड पर 4 मैच टेस्ट सीरीज में फेस करने के लिए। 1 मार्च 2018 ग्राउंड है किंग्स डरबन, और ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए ग्राउंड में उतरते हैं। अगर इस सीरीज में बोल्ड हेरिंग का स्कैंडल सामने ना आता तो ये एक मैच काफी था इस टूर को मेमोरेबल बनाने के लिए। पिछली बार जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हुए तब से ही दोनों टीमों के प्लेयर्स के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं थे। दोनों साइड्स के प्लेयर में हीटेज एक्सचेंज और कंट्रोवर्सीज तब भी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार तो मामला बड़े होने वाले थे। जिस तरह इस मैच में क्रिकेट के ग्रेस की धज्जियां उड़ी वो सबने देखी। अब प्लेयर्स के बीच तो पहले से ही चीजें हीटअप थी, जिसकी वजह से मैच शुरू होते ही दोनों साइड से स्लेजिंग शुरू हो गई, और ये स्लेजिंग बिटवीन द प्लेयर्स इस कदर ज्यादा थी कि कमेंटेटर माइक हेमन ने तो अपने सामने मौजूद स्टंप माइक को बंद करना पड़ा था। एज ए प्लेयर का एटीट्यूड तो थ्रू आउट द मैच ही खराब रहा था, लेकिन उस मैच की क्रिकेट बहुत अच्छी खेली गई थी। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 351 रन स्कोर करने के बाद साउथ अफ्रीका 162 रन पर ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लेता है, जिसके बाद सेकंड इनिंग्स के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम 227 रन पर ऑल आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका को 470 रन का टारगेट देती है। वेल, ये टारगेट तो टफ था, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम अपने बैकयार्ड पर खेल रही थी, और ऊपर से साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम उस टाइम की सबसे बेस्ट टेस्ट टीम थी, जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए मेन थ्रेट थे एबी डिविलियर्स, जिनको फर्स्ट इनिंग्स में 127 गेंद पर नॉट आउट 71 रन बनाए थे, और सेकंड इनिंग्स में भी उस टोटल को चेज करने के लिए डिविलियर्स का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो जाता अगर पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती। लेकिन एडन मार्करम जो उस इनिंग में सेंचुरियन थे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि 11वें ओवर में एबी डिविलियर्स रन आउट हो जाते हैं, जिसके बाद नेथन लाइन एक हरकत करते हैं जो आईसीसी को पसंद नहीं आती और वहां बैठे कमेंटेटर्स को भी पसंद नहीं आती। नेथन लाइन रन आउट करने के बाद बॉल को जमीन पर पड़े एबी डिविलियर्स के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आईसीसी उन्हें 25% मैच फाइन लगाती है। तो वहीं दूसरी तरफ डेविड वार्नर भी डिविलियर्स को बैड वर्ड्स के साथ सेंड ऑफ देते हैं, जिस हरकत की वजह से ग्रीम स्मिथ ने तो वार्नर को फुल तक कह दिया था। वेल, इस इंसिडेंट ने आग में घी का काम किया। प्लेयर्स पहले ही एक दूसरे को स्लेज करते थे, लेकिन इसके बाद तो चीजें पर्सनल चली गई। कॉन्टेंट गक इस इंसिडेंट के बाद वार्नर के साथ उलझने लगे, जिसके बाद चौथे दिन के टी ब्रेक के दौरान कुछ ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलियन वाइस कैप्टन डेविड वार्नर Australian Vice Captain David Warner has been busted on CCTV berating South Africa and been bested on CCTV betting South Africa के इस इंसिडेंट को दोनों प्लेयर्स ऑफ द फील्ड भी नहीं छोड़ते, और टी इंटरवल के दौरान इस गर्मा गर्मी में कैंट टेकआउट और डेविड वार्नर पर पर्सनल चले जाते हैं, जिसकी वजह से वार्नर उस टाइम पर काफी हाइपर हो जाते हैं और मीडिया में उनकी फाइट भी है सीसीटीवी फुटेज गर्दिश करने लगती है, और दोनों प्लेयर्स को इस इंसिडेंट के बाद फाइन भी फेस करना पड़ता है, जिसके बाद डेविड वार्नर का क्राउड में से एक सस्पेक्टर के साथ उलझना या कगिसो रबाडा का अग्रेशन के साथ स्टीव स्मिथ को सेंड ऑफ देना, जिसकी वजह से इस सीरीज में आगे खेलने से बैन करने का डिस्कशन होने लगा। यह सब भी इसी टेस्ट सीरीज का हिस्सा था, लेकिन असली ड्रामा तो शुरू होता है 3rd टेस्ट मैच में।
साउथ अफ्रीका ने सेकंड टेस्ट मैच जीतकर सीरीज को 1-1 से टाई कर दिया था, जिसके बाद थर्ड टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमें केप टाउन पहुंचती है, जहां मैच शुरू होता है और उसके थर्ड डे तक साउथ अफ्रीका 56 रन की लीड गेन कर ली थी। मैच में उस वक्त दोनों टीमों का बल्ला बैलेंस में लग रहा था, लेकिन इस सब के साथ साथ थर्ड डे की शुरुआत से ही मैच में कुछ सस्पेंस कि डेविड वार्नर ने अपना हाथ बैंडेज से भरा हुआ था। जिस वक्त वो मोमन स्लिप पर खड़े होते थे उस टाइम वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, और एक ऐसी चीज़ थी जो वहाँ मौजूद ऑफिशियल को ठीक नहीं लगी, जिसके बाद फील्ड पर ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स पर एक एक्शन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाने लगा। I picked up and saw that on the ground, and that's where a lot of the cameramen and people, the TV crew, picked up like that as well. They picked up on that saying, well, why is he down the boundary? Let's just follow the ball. It just doesn't feel right. 30 कैमरा मौजूद थे उस ग्राउंड में जो मैच की ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे। 6290x का जूम इन था। उन कैमरों में प्लेयर्स का फेस से गिरने वाले एक कतार पसीना को भी कैप्चर कर लेने की सलाहियत थी उन कैमराज की, तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं था उस ग्राउंड में कोई सस्पेंशन या ना हो पाती। साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग में 43 ओवर चल रहा था और 129 पर 2 विकेट्स गिर चुके थे और स्कोर कार्ड पर लीड थी 185 रन की। साउथ अफ्रीका के मैच में ग्रिप मजबूत होती जा रही थी और ऐसे में कैमरा में वो मूवमेंट रिकॉर्ड होता है जिसे वहां बैठे कमेंटेटिंग टीम और ब्रॉडकास्टर को पहले ही शक था। कैमरे में बेन क्राफ्ट अपनी जेब से कुछ निकालते हैं और उस बॉल पर रगड़ते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद उसी टाइम उनकी इस हरकत को बार बार वहां मौजूद बिग स्क्रीन पर दिखाया जाने लगता है। Definitely trying to get a shine on the ball. There was a bit of a reverse as well at the same stage. He seems to put something back into his right pocket. जिसके बाद जब अंपायर्स को भी लगता है कि छेड़खानी हुई है बॉल के साथ, तो वो कैमरामैन बेन क्राफ्ट को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, जिसके फेस नजर बेन क्राफ्ट एक पीला कागज पॉकेट से निकालते हैं और अंडर गारमेंट में छुपा लेते हैं। उन्हें स्पॉट तो ऑस्ट्रेलियन टीम एम्पायर्स को उस चीज के बारे में नहीं बताती और मैच कंटिन्यू रहता है। इवन बॉल तक को भी चेंज नहीं किया जाता, लेकिन फिर स्टंप्स के बाद कैप्टन स्टीव स्मिथ कैमरन बेन क्राफ्ट के साथ मीडिया के सामने बैठते हैं, जहां वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें बॉल टेम्पर को की थी, लेकिन वे भी सैंड पेपर का जिक्र नहीं किया जाता है, बल्कि बेन क्राफ्ट उसे टेप का नाम देते हैं जिसके वो बॉल को साइन कर रहे थे। अब सैंड पेपर ना एक कॉमन चीज होती है क्रिकेट में, जो प्लेयर्स के किट बैग में अक्सर पड़ी होती है, जिसे कभी कभार बैट को रफ सरफेस का स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब हुई जब थर्ड डे के टी ब्रेक के बाद बेन क्राफ्ट उससे पॉकेट में डालकर फील्ड पर ले आए और बाद में उसे बॉल पर यूज करने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो स्टीव स्मिथ का यह भी कहना था कि यह फर्स्ट टाइम था कि उन्हें फील्ड पर ऐसी हरकत की है, लेकिन वहीं स्टूट ब्रॉड के रिमार्क्स वे बरकस थे उस वक्त ऑनगोइंग इंग्लैंड टूर ऑफ न्यूजीलैंड के दौरान। जब यही सवाल बोर्ड से किया गया तो उनका कहना था कि लास्ट एसएस में जो ऑस्ट्रेलिया जीता था वो भी बॉल तब रिवर्स हो रही थी जब कंडीशन रिवर्स स्विंग के लिए स्टेबल नहीं थी। सीरीज दे virtually all of those test matches and they reverse swung the ball in sometimes conditions that you wouldn't expect the ball to reverse. So इसके बाद पूरा मीडिया इस खबर के ऊपर चढ़ दौर था और एसीबी भी उस टाइम पर काफी अंडर प्रेशर आ गया। असल में सैंड पेपर था जो बेन क्राफ्ट ने यूज किया था और जिससे कहने पर किया था वे थे डेविड वार्नर, यानी ये प्लान डेविड वार्नर का था और स्टीव स्मिथ को भी एज ए कैप्टन होते हुए इस चीज का अंदाजा था, लेकिन उन्हें चुप रहना मुनासिब समझा। मीडिया में जो बात सामने आई वो यही थी कि इस बॉल टेम्परिंग में सिर्फ यही 3 इन्वॉल्व थे और टीम किसी और प्लेयर को कोई नॉलेज नहीं थी और इसके बारे में इवन बॉलर्स तक को भी ये बात नहीं पता थी। लेकिन ये वही तस्वीर दूसरा रुख थोड़ा डार्क है। इस इंसिडेंट के तकरीबन 2 साल बाद बेन क्राफ्ट एक इंटरव्यू देते हैं जहां वे बताते हैं कि उस वक्त उन्हें जो भी किया वो टीम की मदद कर रहे थे और साथ ही वो हिंट भी देते हैं कि उस मैच में बॉलर्स को भी पता था कि बॉल का टेम्पर किया जा रहा है। इट्स सेल्फ एक्सप्लेनरी, जिसे ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर स्कीपर माइकल क्लार्क ने भी सपोर्ट किया और कहा कि मोर देन 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व थे इस बॉल टेम्परिंग में और ऑन डे टाइम इस इंसिडेंट के बाद कई फॉर्मर प्लेयर्स का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉल के साथ छेड़खानी हुई हो और बॉलर्स को पता ही ना चले। लेकिन आज भी उन तीनों के अलावा किसी और चौथे प्लेयर्स को इन्वॉल्वमेंट का जिक्र नहीं होता। इस स्कैंडल में अब बॉल टेम्परिंग का केस पहली बार मजील आम पर नहीं आया था। इससे पहले भी कई बार इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे जिससे आईसीसी ने पनिशमेंट भी रखी हुई थी। तो चौथे टेस्ट के लिए आईसीसी स्टीव स्मिथ को एज ए कैप्टन होते हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, उन्हें फाइन चार्ज के साथ साथ एक मैच के लिए बैन कर देता है, जबकि बाकी दोनों को फाइन चार्ज लगते हैं। जिसके बाद जब स्टीव स्मिथ से सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आगे भी वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहेंगे,
तो स्मिथ इस बार be considering stepping down. I still think I'm the right person for the job. लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तो कुछ और ही सोच रहा था। इस इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम काफी बदनामी हो रही थी, उन्हें चीटर बुलाया जा रहा था। लोग स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को सेक करने का मुतालब कर रहे थे और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ उनकी इज्जत का सवाल आ गया था। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर भी इस इंसिडेंट से वाकिफ थे और उन्हें का कहना था कि जो स्कैंडल में इन्वॉल्व है उन सब पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए और उस वक्त मीडिया में छपी अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर को 1 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, जिसमें वह न कोई लीग क्रिकेट खेल सकते हैं और साथ ही उन्हें केप टाउन से बैन भी मिलता है। स्मिथ अपनी सस्पेंशन के बाद 1 साल तक कैप्टन नहीं बन सकते, जबकि वार्नर को लाइफ टाइम के लिए कैप्टन से बैन कर दिया गया, जबकि कैमरन बेनक्राफ्ट को 9 महीने के लिए बैन कर दिया जाता है। उसी टूर के दौरान इन तीनों प्लेयर्स को वापस बुला लिया जाता है और 4th टेस्ट मैच के लिए उनकी रिप्लेसमेंट भी सोल्व कर दी जाती है, जिसके बाद फिर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक मिक्स रिमोकर्स तो आना ही था, जहां कोई उनकी पनिशमेंट को बहुत ज्यादा हार्श बता रहा था तो कोई एसीबी को इस फैसले के साथ एग्री भी कर रहा था। लेकिन इस स्कैंडल ने प्लेयर्स को मेंटली भी काफी टॉर्चर किया था। अपनी सस्पेंशन पूरी करके जब स्मिथ और वार्नर इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक किया तो लोगों ने इसे ज्यादा पसंद नहीं किया और उन्हें टाइमलाइन से अच्छा खासा किया गया। लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या एसीबी को उन्हें इतनी लंबी पनिशमेंट देनी चाहिए थी, सही फैसला था, या फिर आईसीसी